उसकी विशेषताएं, विशेषताओं में पहले लिखिए जो शासन व्यवस्था थी कैसी, वो विकेंद्रीकृत थी। शासन व्यवस्था कैसी थी, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ना होकर के डिसेंट्रलाइजेशन था, यानी कि क्षत्रपों को शक्तियां ज्यादा दी गई थी, जिसका परिणाम क्या हुआ, कहते हैं यही वो परिणाम था जिसके कारण गुप्त वंश का क्या हुआ, पतन हुआ। इन्होंने सेंट्रल को ज्यादा मजबूत नहीं किया। केंद्र अगर मजबूत होता तो हो सकता है गुप्त वंश और लंबे समय तक शासन करता, लेकिन शासन व्यवस्था कैसी कर दी गई, सेंट्रल की जगह डिसेंट्रलाइजेशन कर दी गई, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरी, शासन व्यवस्था में सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, या एक तरीके से लिख लें, इधर इधर नाम लिखें इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या थी, देश। कौन सी थी, देश। सबसे बड़ी यूनिट को क्या कहा जाता था, देश कहा जाता था, और देश का जो प्रमुख होता था उसे गोप्ता कहा जाता था। गोप्ता ब्रैकेट में लिख सकते हो आप समझने के लिए, राजा। सबसे बड़ी इकाई देश थी, ठीक है, और देश के प्रमुख को क्या कह रहे हैं, गोप्ता या राजा कह रहे हैं, ठीक है। देश किससे मिलकर बनता था, ऊपरिक से मिलकर बनता था या भोग से मिलकर बनता था। इसके नीचे की यूनिट जिसके प्रमुख को भोगपति के नाम से जाना जाता था। देश के नीचे यूनिट कौन सी होती थी, ऊपरिक या भोग, या कई जगह पर युक्ति मिल जाएगा, एक ही बात। इसके नीचे की जो यूनिट होती थी वो विषय कहलाती थी, और इसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। इसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। विषय के नीचे की यूनिट को पेट कहते थे, और पेट का प्रमुख पेटपति कहलाता था। पेट, और पेट के नीचे का प्रमुख पेटपति। पेट के नीचे की इकाई ग्राम होती थी, ग्राम, गांव, गांव या ग्राम, जिसका प्रमुख ग्रामपति या फिर महत्तर कहलाता था। हाँ, या फिर एक नाम और डाल सकते हो, ग्रामिक कहलाता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामपति, महत्तर या ग्रामिक के नाम से जाना जाता। सबसे ऊपर देश, देश किससे मिलकर बनता था, युक्ति या उपरिक से। ये किससे मिलकर बनते थे, विषय, विषय किससे मिलकर, पेट, और पेट किससे मिलकर बनते थे, यानी कि सबसे छोटी इकाई गांव और सबसे बड़ी इकाई देश। गांव का प्रमुख ग्रामपति, महत्तर या ग्रामीण कहलाता था, और देश का प्रमुख गोप्ता कहलाता था, जिसे हम इनडायरेक्ट रूप से राजा मान सकते हैं। ये पूरी की पूरी एक शासन व्यवस्था अपने को देखने को मिलेगी। दूसरी विशेषता है प्रमुख पदाधिकारी। प्रमुख पदाधिकारी कौन से थे, प्रमुख पोस्ट कौन कौन सी होती थी, प्रमुख अधिकारी। हाँ, तो सबसे प्रमुख जो अधिकारी होता था वो कहलाता था महाअमात्य। महाअमात्य, ठीक है। इसके सामने लिखना सर्वोच्च अधिकारी। एक तरीके से अगर आज की तारीख में मरे तो कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन सा, सबसे बड़ा अधिकारी, हाँ, सबसे बड़ा
अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता था? महाअमात्य कहलाता। सामने लिखे सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। दूसरा था महादंड नायक। महादंड नायक सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं था। महामात्य सबसे बड़ी पोस्ट। दूसरे नंबर पर आज की तारीख में सीजीआई जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि प्रमुख न्यायिक अधिकारी। इसके सामने क्या लिखोगे? प्रमुख न्याय अधिकारी। हाँ, महादंड नायक, प्रमुख सेनापति। अच्छा, ये लिख दिया क्या? सॉरी, इसके जगह लिखो महादंड पाशिक। महादंड पाशिक, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, हाँ। महादंड पाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, महादंड नायक सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, महामात्य सबसे बड़ा अधिकारी। सबसे बड़ा अधिकारी, तीनों को समझ गए? सबसे बड़ा अधिकारी, महादंड नायक, सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी। हाँ, महाबालाधिकृत, सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सर्वोच्च सेनापति। महाबालाधिकृत, हाँ, सेनापति लिख लो, सर्वोच्च सेनापति लिख लो। ये कुछ प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे राजा के बाद। किसके बाद? राजा के बाद प्रमुख अधिकारियों के रूप में इनको जाना जाता था। नेक्स्ट विशेषताएं लिखें। प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय के रूप में वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग। इसके अलावा बात करें अन्य की, तो कृषि प्रमुख और पशुपालन गौण रूप में उपलब्ध था। प्रमुख व्यापार की बात करें तो वस्त्रों का व्यापार होता था। अर्थव्यवस्था आधारित किस पर थी? कृषि पर थी। कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में स्थापित था। एग्रीकल्चर डोमिनेट सोसाइटी थी। पशुपालन निम्न स्तर पर था। पशुपालन की कोई आवश्यकता नहीं थी, यानी कि पशुपालन आधारित कोई व्यवस्था नहीं थी। कृषि के रूप में कालिदास ने, किसने? कालिदास ने दो प्रमुख फसलों की जानकारी दी है, एक धान और एक ईख। एक धान और एक ईख की जानकारी दी। धान चावल हो गया, ईख गन्ना हो गया। धान चावल हो गया, ईख। इत सिंह ने जौ और मक्के की जानकारी दी। अमर सिंह की पुस्तक इत्सिंग इत्सिंग चीनी यात्री।
अमर सिंह की अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि की जानकारी दी गई है। अमर सिंह की पुस्तक अमर कोश में 12 प्रकार की लैंड की जानकारी दी गई है, लैंड के टाइप बताए गए हैं। हाँ, जिसमें कुछ आपको याद रखनी है। उर्वरा, कृषि योग्य भूमि। उर्वरा। अपृहत, जंगली भूमि। पंकील, कीचड़ युक्त भूमि, यानी कि एक तरीके से दलदल भूमि। वास्तु, रहने योग्य भूमि। क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि। हाँ, पंकील। पंकील, वास्तु, रहने योग्य भूमि, क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि। देवमात्रक, कौन सी? देवमात्र, ऐसी भूमि जो किस पर आधारित थी? वर्षा पर आधारित थी। डिपेंड किस पर थी? वर्षा पर डिपेंड थी। उस भूमि को देवमात्रक भूमि कहते थे। रेन्स पर जो आधारित थी, मानसून पर आधारित थी। दूसरी थी अदेवमात्रक, जो सिंचाई पर आधारित थी। देवमात्रक भूमि जो देवताओं पर आधारित थी, देवताओं का मतलब वर्षा पर आधारित थी, मानसून पर आधारित थी। अदेवमात्रक जो सिंचाई पर आधारित थी। समझ में आ गया? कल इसका एक पार्ट और रहता है, आपकी कला, साहित्य और विज्ञान। कौन सा? अच्छा, विशेषताएं चल रही थी। लिखिए, गुप्त वंश का साहित्य। गुप्त वंश का साहित्य। गुप्त वंश का साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। पहली चीज। दो महत्वपूर्ण प्रशस्ति थी। एक का नाम है प्रयाग और एक का नाम है मंदसौर। एक प्रयाग और एक मंदसौर। इसके उत्तीर्णकर्ता कौन थे? तिलभट्ट। कौन थे? तिलभट्ट। समझ में आ गया? इसको लिखवाया किसने था? हरिसेन ने। किसने? हरिसेन। तीनों चीजें दिमाग में रखनी है। जो इसका लिटरेचर है, उस लिटरेचर को लिखा किसने था? हरिसेन ने। लेकिन उसको पत्थरों पर, किस पर? पत्थरों पर उसको उत्कीर्ण किसने किया? वो व्यक्ति कौन सा है? तिलभट्ट। ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। किससे? दूसरी है मंदसौर। मंदसौर को लिखा था वत्स भट्टी ने। किसने लिखा? वत्स भट्टी ने। इसमें सूर्य सिद्धांत की जानकारी दी गई है। और यह काव्य शैली में लिखा गया। कौन सी शैली में? काव्य शैली में। और यह कौन सी शैली में?
चंपू शैली में, दोनों बता चुका था मैं। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा, गद्य और पद्य दोनों। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को आपको याद रखना है, जिसका नाम है कालिदास, जो कि किसमें शामिल था? नवरत्नों में। किसमें? नवरत्नों में। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, एक इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ। इस विंसेंट स्मिथ ने इस कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा, भारत का शेक्सपियर की संज्ञा दी। भारत का शेक्सपियर कहा है किसको? कालिदास को। दुनिया का एक महानतम पोएटर रहा है जिसका नाम है शेक्सपियर। समझ में क्या? उससे रिलेट किया है किसको? कालिदास को। तीसरी चीज याद रखना कालिदास के बारे में, कालिदास ने अपना पहला ग्रंथ, कौन सा? प्रथम जो ग्रंथ है उसका नाम है ऋतु संहार। पहला जो ग्रंथ कालिदास का है वो कौन सा है? ऋतु संहार। समझ में आ गया? और दूसरा है मेघदूत। मेघदूत, ठीक है। इन दोनों को लघु काव्य के रूप में या लघु खंड के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये छोटे काव्य माने जाते हैं। कौन कौन से? ऋतु संहार और मेघदूत। सबसे पहले लिखा गया कौन सा है? ऋतु संहार। पहला याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा महाकाव्य के रूप में, तो लघु काव्य हो गया, कालिदास ने महाकाव्य लिखा एक, उसका नाम है कुमार संभव। कुमार संभव। ठीक है। इसके अलावा कालिदास के द्वारा विक्रम, उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये विशेष रूप से क्या लिखे गए हैं? नाटक लिखे गए। हाँ, विक्रम, उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कम से कम इतनी किताबें तो आपको कालिदास की याद रहनी चाहिए, कम से कम। हाँ हाँ, बहुत सारे हैं। बहुत काव्य लिखा है किसने? कालिदास ने। इसलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो दो चार चीजें हैं वो नाम याद रखें: विक्रम, उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार और मेघदूत। ये 5-6 लिटरेचर के नाम तो आपको पता होने चाहिए, जिसमें ज्यादातरों को आपको अभिज्ञान शाकुंतलम तो सबको याद है किसका? ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है आपको, कौन सी? सबसे पहले लिखा गया, सबसे पहला लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? ऋतु संहार था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। उतार लिया इसको। अब कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकारों के नाम और साथ में उन्होंने क्या लिखा है उसका नाम। एक तरफ साहित्यकार और एक तरफ लेखक, और एक तरफ लेखक के द्वारा क्या लिखा गया।
भास के द्वारा लिखा गया स्वप्न वासवदता। स्वप्न वासवदता किसके द्वारा? भास के द्वारा। माघ के द्वारा लिखा गया शिशुपाल वध। शिशुपाल वध लिखा गया। भारवी के द्वारा किरारता जूनियम। किरारता जूनियम भारवी के द्वारा। वांग भट्ट के द्वारा लिखा गया अष्टांग हृदय। सिद्ध सेन के द्वारा लिखा गया न्याय अवतार। पाल कांपे के द्वारा लिखा गया हस्ता आयुर्वेद। हस्तायुर्वेद हाथियों से संबंधित। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र। कुल 5 भाग। चंद्र गोमिन के द्वारा लिखा गया चंद्र व्याकरण। चंद्र गोमिन के द्वारा चंद्र व्याकरण। ये कुछ किताबें आपको पता होनी चाहिए। बहुत कम किताबें लिखवाई हैं। कम से कम किताबें लिखे तो 50 किताबें। कितनी? 50 किताबें। लेकिन फिर भी आपको गुप्त काल के कार्य कुछ किताबों के नाम पता होने चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। समझ में आ गया? तो स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहित्य का सर्वाधिक विकास इस काल में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये बात किसकी थी? साहित्य की। अब बात करते हैं विज्ञान की। किसकी? विज्ञान। हेडिंग डालो विज्ञान। उतार लिया इसको? हेडिंग डालो विज्ञान। साइंस। इस समय महान कुछ वैज्ञानिक हुए। भास्कराचार्य सेकंड, और ब्रह्मगुप्त। कौन सा? या एक नाम और पढ़ सकते हैं, नागा। ये इस कालखंड के महान साइंटिस्ट माने
जाते हैं। सबसे पहले बात करें वराहमिहिर की, किसकी? वराहमिहिर। ज्योतिष शास्त्री एवं खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री। पंच सिद्धांतिका इनकी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। पंच सिद्धांतिका इनकी प्रमुख पुस्तकों में से पुस्तक मानी जाती है। इन्होंने अपना सारा जो अध्ययन किया वो कहां पर किया? उज्जैन में। कहां पर किया? उज्जैन में रहकर इन्होंने जितने भी ब्रह्मांड के ग्रह और उपग्रह हैं उनके बारे में बड़ी विस्तृत अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। बात करें आर्यभट्ट की, किसकी? आर्यभट्ट मुख्य रूप से गणितज्ञ और साथ में भौतिक शास्त्री माना जा सकता है। भौतिक शास्त्री मुख्य रूप से कहां के? पाटलिपुत्र के। हाँ, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया? पाई का मान। किसका मान? पाई का मान भारत में पूरे दुनिया को बताने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? ठीक है। दूसरा, शून्यवाद। सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टिम। आर्यभट्टिम सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टिम सिद्धांत और शून्यवाद, इन तीनों को देने वाला कौन? आर्यभट्ट। पहली चीज। दूसरी, आर्यभट्ट के द्वारा ये बताया गया कि पृथ्वी क्या करती है? परिभ्रमण करती है। क्या करती है? और इनके द्वारा क्या बताया गया? पृथ्वी की रेडियस, उसकी परिधि बताई गई। ये दोनों चीजें किसके द्वारा बताई गई? आर्यभट्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अच्छा, आर्यभट्ट की पुस्तक के बारे में खासियत रखिएगा। ये जो पुस्तक है इनकी आर्यभट्टिम सिद्धांत, इस पुस्तक में पहली बार किसी भी पुस्तक में राइटर का क्या मिला है? हस्ताक्षर मिला। क्या मिला है? हस्ताक्षर। एकमात्र पुस्तक है जिस पर राइटर के क्या मिले हैं? हस्ताक्षर मिले हैं। वो आर्यभट्टिम सिद्धांत है। किसके द्वारा लिखी गई? आर्यभट्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरे हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य को मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता है? कहते हैं कि महान गणितज्ञ थे। महान गणितज्ञ। और इन्होंने अपनी पुत्री के नाम से एक किताब लिखी थी, इतिहास में गणित की सबसे प्राचीनतम पुस्तक, लीलावती। ये याद रखिए। लीलावती नाम की क्या है? पुस्तक है। किससे संबंधित? गणित से संबंधित, मैथ से संबंधित। ध्यान रखिएगा। सो जाओ सो जाओ। ओ, तुमको 9 बजे नहीं, तुमको सुबह 7 बजे बुलाया जाए। कितने बजे? हाँ, ज्यादा सही रहेगा ना। हाँ, ठीक है। तो महान गणितज्ञ लीलावती क्या लिखी गई? पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, जो किसके संबंधित है? गणित से संबंधित। किससे संबंधित? गणित से संबंधित। पुस्तक का नाम ही क्या है? लीलावती। जो किसके नाम पर रखी गई? पुत्री के नाम पर। अगला लिखिए ब्रह्मगुप्त। कौन सा? ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता। भारत का स्पेशल किसी ने नाम नहीं दिया।
भारत का न्यूटन कहा जाता है। किसको? ब्रह्मगुप्त को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे ब्रह्म सिद्धांत। कौन सा? अब ये ब्रह्म सिद्धांत किससे संबंधित था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से संबंधित था। किससे? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण आपको पता होगा, ग्रेविटी। कौन सी? ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या ब्रह्म सिद्धांत या ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, कोई भी नाम आ जाए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत या ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया? ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया। ब्रह्मगुप्त को भारत का क्या माना गया? न्यूटन माना गया। और इनका संबंध राजस्थान से है। कहां से? ये ध्यान रखिएगा, भीनमाल जालोर से। भीनमाल जालोर के रहने वाले थे। जिसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है जालोर के सांचौर को। समझ में आ गई? और अभी चर्चा में भी रह रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें किसकी? नागार्जुन की। तो नागार्जुन मुख्य रूप से एक रसायन शास्त्री। कौन से? कहते हैं भारत में या विश्व में सबसे पहले पारे की जानकारी किसकी? पारे की अगर किसी ने जानकारी दी तो इन्हीं के द्वारा दी गई। पारे की प्रथम जानकारी। ठीक है, इनके द्वारा भी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई। एक का नाम है नवनीतकम, एक है रस रत्नाकार। नागार्जुन। कई जगह पर आपको भारत का आइंस्टीन कहने को मिलेगा। किसका? भारत का आइंस्टीन कहने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा इसको। भारत का आइंस्टीन कहने को मिल जाएगा। तो ये विज्ञान का क्षेत्र था जिसमें इसके अलावा आपको पता है कि धन्वंतरी। कौन सा? धन्वंतरी। और एक नाम लिख लीजिए, आयुर्वेद का जनक। किसका जनक? आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो विज्ञान से क्षेत्र से किससे? विज्ञान के क्षेत्र में भी उस समय गुप्त काल में श्रेष्ठ वैज्ञानिक या स्कॉलर रहा करते थे। तो कला और साहित्य हो गया, विज्ञान हो गई। अब बात करेंगे किसको लेकर? कला को लेकर, आर्किटेक्चर को लेकर। तो हेडिंग डालिए कला। या एक नाम और लिख लीजिए, धार्मिक पुनर्जागरण देखने को मिला। अवतारवाद की संकल्पना विकसित हुई। और विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। और किस धर्म को मानने वाले? मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को मानने। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास। वैष्णव धर्म का सर्वाधिकवाद, धार्मिक पुनर्जागरण, अवतारवाद की संकल्पना का विकास हुआ, विष्णु के 10 अवतारों की
देखने को पहली बार व्यवस्था मिली, और तीसरे वैष्णव धर्म का सर्वाधिक क्या किया गया, विकास किया गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर है मंदिर संरचना का क्या हुआ, विकास। यानी कि मंदिर कैसे देखने को मिले, शिखर युक्त मंदिर, साथ में प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ आपको देखने को मिला। मंदिर जो थे उन मंदिरों का शिखर यहां पर विकसित होते हुए दिखाई दिया। साथ में मंदिर के चारों तरफ का प्रदक्षिणा पथ, जिसके चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है, वो व्यवस्था यहां पर विकसित हुई। और तीसरा, मंदिर को ऊंचाई पर या आधार पर स्थापित करने की, आधार पर मंदिर स्थापित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। परंपरा, जो कोई मंदिर बनता है ना, तो उस मंदिर के अंदर सामान्यतः विशेषताएं ध्यान रखो का मंदिर का एक तो दरवाजा होगा, क्या होगा, एक मंदिर का आधार होगा जिसके ऊपर मंदिर टिकेगा, आधार जिसे जगती पीठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक मुख्य स्ट्रक्चर होगा जिसका शिखर आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर कलश स्थापित होगा और उसके ऊपर कई जगह पर आपको फ्लैग या झंडा भी दिखाई देगा। समझ में आ गया। इसी के नीचे, इसी के नीचे आपको गर्भगृह दिखाई देगा जहां पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है। किसको, मूर्ति स्थापित की जाती है। जैसे महिला के पेट के अंदर बच्चा सुरक्षित रहता है, उस बच्चे को गर्भ कहा जाता है। बच्चा जहां पर सुरक्षित रहता है उसे गर्भ गृह कहा जाता है। यानी कि मंदिर की जो संकल्पना है वो एक तरीके से जो महिला का जो शारीरिक स्ट्रक्चर है उसको मंदिर की कल्पना से जोड़ा गया है। सबसे सुरक्षित जो स्थान है वो गर्भगृह है। इसी तरीके से मंदिर का सबसे सुरक्षित स्थान गर्भगृह है। इसलिए मंदिर की मूर्ति, जो मुख्य मूर्ति होगी, वो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। आज की तारीख में तो आप मंदिरों में एक व्यवस्था देखते हो कि मुख्य मंदिर के अंदर जब आप जाते हो मूर्ति वाले में, तो आपको ये इस तरह का समतल दिखाई देगा। लेकिन प्राचीन मंदिर में आप जाओगे तो आपको मुख्य मंदिर के गहराई के अंदर मूर्ति स्थापित होती हुई दिखाई देगी। एक या दो सीढ़ी नीचे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसको और ज्यादा क्या किया गया, सुरक्षित किया गया है। समझ में आ गई बात, इसको ध्यान रखिएगा। तो सारी संकल्पना इसी आधार पर मानी गई है। इसके नीचे, इसके आगे जो स्थल खंड है, इन्हें आप मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं, मंडप कहा जाता है। जैसे अभी आपका राम मंदिर है, उसमें मंडप बनाए गए हैं। समझ में क्या, उन मंडपों के अंदर से आदमी गुजर कर, क्रॉस कर कर ही कहां पहुंचेगा, गर्भगृह में पहुंचेगा। तभी जाकर क्या करेगा, वो दर्शन करेगा। वो जो स्थल होंगे, जो मंडप होंगे, वो या तो विश्राम स्थल के लिए हो सकते हैं, या बैठने के लिए हो सकते हैं, या किसी तरह का भजन कीर्तन करने के लिए हो सकते हैं। समझ गया। उस इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ आप चक्कर लगाते हो, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्राचीन समय में छत नहीं होती थी, लेकिन अब क्या करने के, इसको इसके शामिल कर दिया गया। तो मंदिर के चारों तरफ आप क्या लगाओगे, चक्कर लगाओगे। समझ क्या। अब एक मंदिर का परिसर होता है, एक मंदिर का, ये तो मंदिर की मूल स्ट्रक्चर हो गई जैसे राम मंदिर की, लेकिन इसके अलावा एक मंदिर की पूर्ण स्ट्रक्चर होगी, बाहर की संरचना होगी। इसको प्रांगण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इस प्रांगण के चारों कोनों पर 4 मंदिर स्थापित होंगे और एक मंदिर बीच में स्थापित होता है। इस शैली को पंचायतन शैली कहते हैं। कौन सी शैली, पंचायतन। पंचायतन का मतलब पंच, आयत, 5 लोगों की आयत। आपके गांव के अंदर भी लोग जो बनते हैं, पंचायत का प्रमुख बनता है। किसका,
पंचायत वो व्यवस्था यहीं से धार्मिक व्यवस्थाओं से ही ली गई है। 4 छोटे मंदिर और बीच में एक मुख्य मंदिर। ऐसी जो व्यवस्था होगी, ऐसी जो मंदिर होगी, उस मंदिर को जो शैली होगी उसको कहेंगे पंचायतन शैली। कौन सी? इसी का दूसरा नाम भारत के अंदर जो कहा जाता है, उत्तर भारत में, उसको कहा जाता है नागर शैली। कौन सी शैली? तो आपसे पूछा था राम मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, तो आप नागर शैली भी ऑप्शन दे सकते हो और पंचायतन शैली भी। नागर शैली मुख्य रूप से हो गया। पंचायतन इसलिए कहते हैं कि उसके 4 कोनों पर 4 छोटे मंदिर हैं और बीच में एक मुख्य मंदिर है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पंचायतन। तो मंदिर जो थे, अब तक जो मंदिर गुप्त काल से पहले जो मंदिर थे, वो एक कमरे के नुमा थे। किस नुमा? जैसे कमरे की छत फ्लैट होती है वैसे थे। यहां पर इस कालखंड के अंदर पहली बार मंदिर किस रूप में दिखाई दिए? शिखर दिखाई दे रहा। उसका क्या दिखाई दे रहा? तो शिखर युक्त मंदिर का विकास पहली बार भारत में कौन से काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। किस काल में हुआ? गुप्त काल के। और इसी के अंदर आपको भारत का सबसे प्राचीनतम शिखर युक्त मंदिर मिलता है, जिसको कहा जाता है विष्णु का 10 अवतार मंदिर, देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे प्राचीनतम शिखर युक्त मंदिर उसको माना जाता है। समझ में आ गया? तो कुछ मंदिरों को आप लिखना, तो लिखिए, स्टार्ट करिए। ये चीजें लिख ली। लिखिए इस काल के महत्वपूर्ण मंदिर, इस काल के महत्वपूर्ण मंदिर। पहले मंदिर का नाम है विष्णु का 10 अवतार मंदिर। दशा अवतार मंदिर। भारत का सबसे प्राचीन शिखर युक्त मंदिर, सबसे प्राचीन शिखर युक्त मंदिर कहां पर है? देवगढ़, झांसी ब्रैकेट में यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे प्राचीनतम शिखर युक्त मंदिर का नाम है विष्णु का दशा अवतार मंदिर। आपने कभी कैलेंडर पर देखा होगा कि विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया है। वो शेषनाग पर जो लेटे हुए दिखाया गया, वो पिक्चर इसी मंदिर की है। कौन से मंदिर की है? तो नीचे लिख लीजिए, विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया। इसमें विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा स्थान है, वहां पर भी विष्णु मंदिर है। कहां पर? एमपी में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहां पर? मध्य प्रदेश में। तीसरा है पार्वती मंदिर, नाचना कुठार, पन्ना, एमपी में। पार्वती मंदिर भी है, जो कहां पर है? नाचना कुठार नामक स्थान, पन्ना, मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर, शिव मंदिर सतना, मध्य प्रदेश में। हाँ, ज्यादातर विष्णु के मंदिर है, लेकिन शिव मंदिर आपको ध्यान रखना है शिव का है। मुकुंदरा मंदिर विष्णु का मंदिर है। किसका? ज्यादातर मंदिर किसके हैं? विष्णु के हैं। और ये कहां पर है? कोटा में। कहां है? कोटा, राजस्थान। मुकुंदरा मंदिर।
मुकुंदरा मंदिर, एक है लक्ष्मण मंदिर, कहां पर है? भीतर गांव नामक स्थान पर, कानपुर यूपी में। भीतर गांव, कानपुर यूपी। और कहते हैं ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। इससे बाकी सभी मंदिर किससे निर्मित है? पत्थरों से। ईंटों से निर्मित मंदिर कहां पर? लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव, कानपुर। ये कुछ मंदिर आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता। ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक छोटा सा और रह गया 5-6 लाइनों का, और उसके बाद आपका गुप्त वंश क्या हो गया? समाप्त हो जाता। मंदिर के पास कुछ गुफाओं की बात करेंगे। किसकी? एक अजंता की गुफाएं और एक बाघ की गुफाएं। अजंता और बाघ की गुफाएं, इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ लिखो बाघ की गुफाएं, और एक तरफ अजंता की गुफाएं। जो बाघ की गुफाएं वो आपको मिलेंगी कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। कहते हैं 1818 और 19 के आसपास एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था डेजरफील्ड। उस डेजरफील्ड ने इनको खोज की थी। ठीक है। इन बाघ की गुफाओं में जितनी भी चित्रकारी की गई है, वो सारी चित्रकारी कहीं ना कहीं मानव से संबंधित, व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, मानवीय जीवन से संबंधित है, प्रैक्टिकली जीवन से संबंधित चित्रकारी की गई है। मकान बना दिए, आदमी बना दिए, पशु बना दिए, जानवर बना दिए, इसके अलावा कुछ प्रकृति का चित्रण कर दिया। यानी कि प्राकृतिक चित्रण आपको देखने को मिलेगा, सामाजिक चित्रण आपको देखने को मिलेगा, व्यक्तिगत चित्र आपको देखने को मिलेगा। इन गुफाओं में किसी भी प्रकार का आपको धार्मिक चित्रण देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? दूसरी तरफ है अजंता की गुफाएं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और इनका संबंध धार्मिक जीवन से, इससे इनका संबंध धार्मिक जीवन से बताया जाता। इनकी खोज भी 1818 और 19 के आसपास मद्रास की सेना के द्वारा की गई। मद्रास सेना के द्वारा इसको खोजा गया। 1818 और 19 के आसपास इसको भी मद्रास की सेना के द्वारा खोज लिया गया। ये कुल, ध्यान रखिएगा, ये कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी? 29 गुफाएं। सबसे प्राचीन जो गुफा है वो है 13 नंबर की गुफा। कौन सी की? सर्वाधिक चित्रकला वाली गुफा, गुफा नंबर 17। और प्रमुख चित्रण जिसमें एक महिला या एक राजकुमारी को
मृत अवस्था में या मरणासन अवस्था में दिखाया गया है? गुफा नंबर 16। 3 नंबर याद रखने हैं। गुफा नंबर 13 सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है 29 गुफाओं में। 17 नंबर की गुफा में सर्वाधिक चित्र है, सर्वाधिक पेंटिंग है, इसलिए उसको चित्रशाला भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? चित्रशाला भी कहते हैं। और 16 नंबर की जो गुफा है वो सर्वाधिक चित्रित का मतलब सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र वाली मानी जाती है, जिसमें एक राजकुमारी को मरणासन अवस्था में दिखाया गया है। समझ में आ गया? एक महिला है, उसका एक चित्र है और उसे मृत अवस्था में दिखाया गया। और इसी में नीचे नोट करके लिख लीजिए, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को भी चित्रित किया गया है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को भी चित्रित किया गया है। घर छोड़ने की जो घटना थी उसका भी चित्रण 16 नंबर गुफा में किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको गुप्त वंश के बारे में पता होनी चाहिए। कला, साहित्य और विज्ञान के अंदर हम उस समय शिखर पर थे, इसलिए इस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल, क्लासिकल पीरियड, पेरिक्लिन एरा, कुछ भी एरा आप दे सकते हो। किसको? गुप्त काल को। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा। अब गुप्त काल के बाद एक डायनेस्टी और बसती है। कौन सी? वर्धन डायनेस्टी। कौन सी? गुप्त काल के बाद एंशियंट हिस्ट्री की एक डायनेस्टी लास्ट बसती है, तो हेडिंग डालें वर्धन डायनेस्टी, जिस पर अपने कुछ चर्चा करते हैं। टाइम है अभी 10 मिनट है। कितनी देर है? हाँ, टाइम के कितने पंचुअल व्यक्तित्व हैं, जबकि उनको पूछना कि पूरे 24 घंटे में कभी 1 मिनट के बारे में सोचा भी है क्या कि 1 मिनट ज्यादा हो गई, 1 मिनट कम हो गई। लेकिन आज कह रहे हैं कि मैंने कहा 10 मिनट, नहीं नहीं 9 ही है। किसने कहा 9 है? 11 बज के 1 मिनट तक पढ़ा दूंगा तो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी ना। तो आगे हेडिंग डालें, हाँ नहीं चालू हुआ है, अभी चालू करेंगे दोबारा से, दोबारा से चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत? गुप्त वंश के बाद की भारत की स्थिति पे चर्चा करें तो कई कालखंडों में, कई डायनेस्टियों में, छोटे छोटे डायनेस्टियों में बंट गया क्या उत्तर भारत, और उसमें एक डायनेस्टी विकसित हुई जिसे आप इतिहास में वर्धन डायनेस्टी कहते हो। कौन सी? वर्धन। धीरे धीरे वर्धन का विकास हुआ और उसने उत्तर भारत को पूरे को क्या कर लिया? वापस जीत लिया। इसलिए प्राचीन भारत में उसको पढ़ा जाता है। तो गुप्त काल के बाद जो कालखंड विकसित हुआ, अलग अलग डायनेस्टियों में बटा, उनके बारे में एक एक नाम लिख लीजिए। बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मालवा चित्र, कन्नौज, इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डायनेस्टी क्या हो गई? विकसित हो गई। मालवा क्षेत्र के अंदर जो डायनेस्टी विकसित हुई उसे कहा गया मैत्रक वंश।
कन्नौज में जो डायनेस्टी विकसित हुई उसे कहा गया मौखरी वंश। गोंड वंश, परवर्ती वंश या परवर्ती गुप्त वंश, इन्हीं के कुछ हिस्से यहां पर चलते रहे बाद तक। और थानेश्वर, थानेश्वर पड़ता है कहां पर? हरियाणा क्षेत्र में। और यहां पर एक डायनेस्टी विकसित हुई जिसे वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश के नाम से जाना है। ठीक है, अब इनमें से सबसे जो शक्तिशाली हो गई, सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी जिसने इन सब के साथ संघर्ष किया, उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इस प्रकार से एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, किसने? वर्धन वंश ने। और इसीलिए इस डायनेस्टी को हम इतिहास में आगे पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो कल वर्धन वंश को पढ़ेंगे और कल ही वर्धन वंश समाप्त भी हो जाएगा। बचते हैं 2 दिन। 2 दिन में हम पूर्व मध्यकाल की चर्चा कर लेंगे। एक त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष? गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों का संघर्ष होगा और उसके बाद आपकी मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत मानी जा सकती है। समझ में आ गई बात? इससे एक चीज ध्यान रखिएगा, बस अब समझने की बातें थोड़ा सा कल के लिए बता देता हूं। देखो, इन तीनों वंशों में, इन चारों पांचों वंशों के अंदर सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा हो गया? वर्धन वंश। उसने इनके साथ और इसके साथ क्या करे? संबंध स्थापित किए। लेकिन ये 2 इनके दुश्मन थे। कौन से? बंगाल और मगध। इनके साथ इसका क्या रहा? संघर्ष रहा। समझ में गया? और इस डायनेस्टी का सबसे महान शासक बनता है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठता है उसी समय दुनिया के अंदर एक नए धर्म का उद्भव होता है जिसको कहा जाता है इस्लाम। कौन सा? यहां पर भारत में बैठा है गद्दी पर हर्षवर्धन और दुनिया के अंदर मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम को प्रारंभ किया जा रहा है। समझ में गया? हर्षवर्धन लंबे समय तक शासन करता है लेकिन हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं होता। समझ में आ गया? और पुत्र नहीं होता तो परिणाम क्या होता है समझना। हर्षवर्धन शासन क्या कर रहे हैं? हरियाणा में। इनके वैवाहिक संबंध किससे हो जाते हैं? कन्नौज से। कन्नौज के साथ अपनी पुत्री का वैवाहिक संबंध कर देते हैं। लेकिन उस राजा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई राजा की तो कन्नौज को के ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं था। तो कन्नौज बाय डिफॉल्ट किसके पास आ गया? वर्धन वंश के पास आ गया। तो शक्ति का केंद्र क्या बन गया? कन्नौज बन गया। कहां से? मगध से। समझ में गया? अब कन्नौज पर शासन करने लगा कौन? हर्षवर्धन। और मैंने कहा हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी। तो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई इस कन्नौज की गद्दी को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, स्ट्रगल शुरू हो गया। और ये स्ट्रगल लगभग 150 वर्षों तक चला, 150 ईयर्स। कितने? और इन 150 ईयर्स में 3 डायनेस्टियों की 3 पीढ़ियां क्या हो गई? समाप्त हो गई। और इसमें लास्ट में जिसकी विजय हुई उसको कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार। क्या कहा जाता है? और गुर्जर प्रतिहार मूल रूप से राजपूत थे। क्या थे? राजपूत थे। इसलिए उस कालखंड को भारत के इतिहास में कहा जाता है राजपूत काल। कौन सा काल? और उस गुर्जर प्रतिहार वंश की ही शाखा में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा पृथ्वीराज चौहान। कौन मिलेगा? और उस पृथ्वीराज चौहान के सामने आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को समाप्त कर देता है और भारत के अंदर मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है। यानी कि मुस्लिम सत्ता या इस्लामिक सत्ता या दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हो जाता है। और उसी से हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री? मिडाइवल। कल उस पर चर्चा करें। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।